गुड इवनिंग ओजांकियंस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और मैं आपका गाइड ओजांक आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं कि आप सभी को मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच रही है। क्या मैं ऑडिबल हूं आप लोगों को? मुझे ज़रूर यस करके बताएं। और हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे जिसकी बहुत ज़रूरत है और जो आपकी पढ़ाई का बेस है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई वॉइस? गुड इवनिंग सभी ओजांकियंस को, सभी जोशीले सपने देखने वाले क्रिएटिव लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। वेलकम है आप सभी का आज की क्लास में। और आज का टॉपिक आपके बहुत करीब है, बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत ही क्रूशियल है। ये इसके जो डायमेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ आप सभी तक बिल्कुल क्लियर आ रही है और फिर हम तैयार हैं एक नए मंच पे, एक नई उड़ान के लिए, तो आज हम लोग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज़पेपर से टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं। मैं पहले भी अपनी क्लासेस में बार बार आपसे कह चुका हूं कि जिसको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता, जो न्यूज़पेपर अपनी लाइफ में लेकर नहीं चलता है, जिसकी हैबिट में न्यूज़पेपर नहीं, हैबिट टाइम टेबल नहीं, जिसकी हैबिट में न्यूज़पेपर नहीं है, वो यूपीएससी में उसके लिए जगह भी नहीं है। ये उतना ही सत्य है। कोई भी चीज आप एनसीईआरटी पढ़ें ना पढ़ें कोई बात नहीं हो सकती है। आप हो सकता है लक्ष्मीकांत की बजाय सुभाष कश्यप पढ़ें, ये आपकी चॉइस हो सकती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें आपको चॉइस नहीं मिलेगी, और वो ये है कि जितने भी लोग सपने देख रहे हैं लबासना पहुंचने के, जितने भी लोग जो है वो ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं, उनको कॉमन डोमेन में हर हालत में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो ये आदत का हिस्सा होना चाहिए। मतलब जैसे हम अगर ब्रश ना करें तो हमें एक अनकंफर्ट फील होता है। हैबिट उसे कहते हैं जहां आप अपने काम के लिए लगातार फोकस रहते हैं, वो डेली वो काम करते हैं और वो आपके जीवन का हिस्सा हो जाता है। चाहे आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, इसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन आपको अब सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों ने कहा कि सर हम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं लेकिन 2-4 दिन बाद हमें यह नहीं पता रहता है कि हम कौन से टॉपिक को कवर करें, उसके नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स में बहुत गलतियां होती हैं, बहुत टाइम लग जाता है। और न्यूज़पेपर को अपने जब हम नोट्स बनाएं तो अपने सब्जेक्ट के साथ कैसे जोड़ें। अगर हम ज्योग्राफी का कोई करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो उसको अपने सब्जेक्ट के साथ कैसे जोड़ें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने लगातार, मुझे इस तरह के प्रश्न मिलते रहे आप लोगों से, और इसीलिए मैंने आज की क्लास आप लोगों के लिए फ्रेम की है, और वो है कि न्यूज़पेपर से टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं। और वो मैं आपको अपनी क्लास में करके दिखाऊंगा। आज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है। मैं आपको ये बताऊंगा कि एक बिगिनर टॉपिक कैसे पढ़ता है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए आपको, और साथ ही साथ मैं आपको आपके सामने नोट्स बनाकर दिखाऊंगा। उसके 6 स्टेप्स आपको बताऊंगा कि कैसे हमें स्टेप करना चाहिए। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो मुझे यस लिखकर भेजें, और मुझे आपसे एक न्यूज़पेपर, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, और आपसे 2 पेज और एक पेन की आवश्यकता पड़ेगी, या पेंसिल की आवश्यकता पड़ने जा रही है मुझे। तो अगर आप ये चीजें लेकर बैठेंगे मेरे साथ तो मैं आज आपको प्रैक्टिकली इसी क्लास में करके दिखाऊंगा कि जब एक न्यूज़पेपर आपके सामने आता है तो उसमें से इंपॉर्टेंट खबरें कैसे निकाली जाती हैं, कैसे हम जो है वो कम से कम वर्ड में एक पूरी खबर को कंप्लीट करके रखते हैं, और इस तरह से कंप्लीट करके रखते हैं कि आगे सब्जेक्ट को उसके साथ लगातार अटैच करते रहें। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते समय कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमें करंट अफेयर्स अभी पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे 2 साल बाद एग्जाम देना है, 3 साल बाद एग्जाम देना है। अगर आप आज 9th क्लास भी कर चुके हैं, मैं आज फिर से कह रहा हूं, जो भी मुझे इस समय सुन रहा है, अगर वो 9th क्लास भी कर चुका है, न्यूज़पेपर रीडिंग उसके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। याद रखिएगा, यूपीएससी का जो एक तरीका है, जो उसका एटीट्यूड है, वो स्टैटोडायनेमिक है। जी हां, स्टैटोडायनेमिक है। और आपको स्टैटोडायनेमिक यानी ये 2 आयाम होते हैं, 2 डायमेंशंस होते हैं, इनको कोलैबोरेट करके इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यानी अंतर विषय ज्ञान पैदा करना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। तो आपको जो न्यूज़पेपर है वो स्टैटोडायनेमिक का बेस देता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही जटिल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। तो नियम नंबर 1 मैं आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर चाहे
चाहे आप 9th क्लास में हो, चाहे आप 10th क्लास में हो, आप ग्रेजुएशन में हो, न्यूज़पेपर चाहे वो हिंदी का न्यूज़पेपर हो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, जरूरी नहीं कि आप द हिंदू ही पढ़ें, जो आपको अवेलेबल आपके एरिया में हो, डिजिटल हो, आपका प्रिंट हो, कोई भी हो, आपको उन्हें पढ़ना आना चाहिए। और जो स्टूडेंट बहुत सीरियस हैं अपने यूपीएससी को लेकर, उनको उससे नोट्स बनाना आना चाहिए। तो इससे पहले की क्लास मैंने आपसे ली थी न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना होगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि उसके नोट्स कैसे आपको प्रिपेयर होने चाहिए। तो क्या आपके पास होना चाहिए? एक पुराना ही न्यूज़पेपर उठा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, घर में जो पड़ा हो, जिस पर दाल रोटी रख के खाते हो, या अगर आपके पास आज का फ्रेश है, मुझे 2 पेपर, पेन या पेंसिल मुझे चाहिए। आज आपको मैं करके दिखाऊंगा कि न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने का तरीका आपका और मेरे में कितना डिफरेंस है। राइट, चले हम लोग आगे। यस, मुझे बताएं, वी आर रेडी सर। तो मैं भी जो है वो अपनी छलांग के लिए तैयार हो जाऊं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताता हूं क्या क्या है, और फिर मैं आपको बाकी सवालों के जवाब दूंगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है, व्हाट टू रीड इन न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर में हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या जो है जानना है। आखिर एक पूरा न्यूज़पेपर क्या हर पन्ना पढ़ा जाना चाहिए, पहले नंबर से लेकर 16वें या 20वें नंबर तक हर चीज जो आ रही है मुझे पढ़ना चाहिए, या अगर मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूं तो मुझे मेरे लिए कौन सी चीजें बहुत जरूरी हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मेरे लिए अपना बेस बनाती हैं और मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले ये समझें कि आपको न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए। हर चीज आपके काम की नहीं है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो नियम नंबर 1, जो मैच्योर स्टूडेंट हैं उनके लिए जो पहला जो है रूल है, फर्स्ट वन, आप सिलेबस एनालिसिस करें। राइट, सिलेबस एनालिसिस करें, और सिलेबस एनालिसिस करने के बाद उसको जीएस के पेपर के जो आप पेपर 1, 2, 3 एंड 4 है उसको आप अपने न्यूज़पेपर के साथ अटैच कर दें। राइट, यानी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3 एंड 4, तो आप उसके सिलेबस की, उसमें कौन सा पार्ट ज्योग्राफी का है, कौन सा डिजास्टर का है, कौन सा सोशल इशू, कौन सा अर्बनाइजेशन, कौन सा एग्रीकल्चर है, और न्यूज़पेपर जब आए तो उसके साथ अटैच कर दो। बट इट नीड्स अ स्पेसिफिक थिंग। तो जैसे मैंने आपको कहा भी था कि मैं लगातार एनी टाइम लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लें, इंडिया का सबसे कंप्रीहेंसिव 16 क्लासेस का सिलेबस एनालिसिस सभी के लिए निःशुल्क है। जब आप वहां सिलेबस एनालिसिस स्ट्रेटजी क्लासेस विद ओजांग सर में जाएंगे, आपको कंप्लीट के कंप्लीट जो है वहां पर आपको मिल जाएगा आपको सिलेबस एनालिसिस। और 16 क्लासेस, आज तक किसी ने इतनी लंबी क्लासेस इंडिया में नहीं ली हैं सिलेबस एनालिसिस को लेकर, और ये सभी के लिए ओपन है। आप सिलेबस को समझे बिना आगे नहीं जाओगे। बट ये रहा मेथड नंबर 1, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स और इसके लिए मैच्योरिटी और इसके लिए लगातार काम करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं माइक्रो टॉपिक्स आपको दे दूं, ठीक है, मैं आपको बना बनाया माइक्रो टॉपिक दे दूं, अगर आप बिगिनर हैं, आज आप शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको सीधे स्पेसिफिक टॉपिक हमें ये पता चल जाए तो भाई मेरे लिए बहुत आसानी होगी। और मैं अब आपको आज बताने जा रहा हूं माइक्रो टॉपिक्स, सीधे सीधे देखा और उस पर टिक लगा दिया, और मुझे क्या पढ़ना है इसका मैंने जो है पहले छटाई अपनी कर ली। चलिए हम लोग माइक्रो टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारे माइक्रो टॉपिक में सबसे पहले अखबार में हम क्या पढ़ें, राइट, करंट अफेयर्स, कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान से पढ़नी चाहिए, ये आप जो है वो समझते रहिए। अब अगर हम बात करें तो हमें अपने सिलेबस के हिसाब से न्यूज़पेपर में सबसे पहले, जब भी न्यूज़पेपर सुबह आए, सीधे उठाकर उसको पढ़ना शुरू मत करो। सबसे पहले टॉपिक्स अपने देख लिया करो, 5 से 7 मिनट समय लगाया करो कि मेरे काम के कौन कौन सी खबरें हैं, केवल उसको ही पढ़ना है, बाकी चीजों पर मुझे अपना समय वेस्ट नहीं करना है। आप कोई चाय की दुकान पर बैठे हुए बुजुर्ग नहीं हो कि आपको दिन भर जो है मोदी क्या कर रहे हैं, केजरीवाल क्या कर रहे हैं, ममता बनर्जी क्या कर रही है, इस पर आपको बात नहीं करनी है। आपको हर समय अपने आप को फोकस करके रखना है, और जो चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है केवल उसी पर फोकस करना है। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो कुछ डायनेमिक सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अगर आज के न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर, चाहे आप इंग्लिश का चाहे हिंदी का, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आजकल इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते चले जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते चले जा रहे हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी से संबंधित, यानी जैव विविधता और पारिस्थितिकी से संबंधित, पर्यावरणीय प्रदूषण यानी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी पर्यावरणीय अवनयन से संबंधित, राइट, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन यानी पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित, कहीं पर हाथियों को बचाने, कहीं बाघों को बचाने, कहीं गिद्ध को बचाने की
जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं चल रही हैं, ये आपकी खास नजर में होनी चाहिए। इसके बाद क्लाइमेट एंड वेदर, जलवायु परिवर्तन से संबंधित इतनी खबरें आ रही, कभी ग्लेशियर पिघल रहा है, कहीं का मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है, कहीं जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत बड़े परिवर्तन होते चले जा रहे हैं, एशिया का जो है वो पूरा ज्योग्राफी खराब हो रहा है इसकी वजह से, तो इसके बारे में बात होगी। कोरल रीफ यानी प्रवाल विरंजन, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फेनोमेनन, कोई बहुत महत्वपूर्ण भौगोलिक घटना हो रही है, कहीं आपने देखा कि ज्वालामुखी फट रहा है या कहीं भूकंप की घटनाएं हो रही हैं, तो इन चीजों पर आपकी एक खास नजर होनी चाहिए। और इसके बाद है डिजास्टर मैनेजमेंट, तो कहां आपदाएं आई, जैसे आपने देखा कि अभी चक्रवात आया, या उसको प्रबंधन को लेकर क्या क्या किए गए, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इससे संबंधित कुछ भी खबर आ रही है तो उसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो यहां पर जो है वो हमें इसके बारे में काम करना है, इसके बारे में बात करनी है। अब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो, मैं यहां पर मेरी टीम जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रही है, मेरे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, और वहां बार बार जो टेलीग्राम का लिंक आपको जो शेयर किया जा रहा है, आप वहां पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, और वहां पर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां मैं आपको इसके पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और पीडीएफ प्रोवाइड करने से आपको ये, आप इसका प्रिंट ले लें, आप सुबह अखबार के सामने रखें और देखें कि इसमें कौन कौन सा क्राइटेरिया मेरे अखबार में आया हुआ है, और वही केवल आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको ज्यादा समय नहीं लगाना है। अथवा दूसरा तरीका है कि आप जो है वो जाएं और जाने के पश्चात जो है वो आप पूरा सिलेबस जो चारों के चारों पार्ट हैं उसको आप देख लें। तो टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा तो बहुत अच्छा, नहीं ज्वाइन किया है तो उसको लिंक मैं दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और उसको ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन करके ये मैं पीडीएफ फॉर्मेट आप लोगों को भेज दूंगा, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि मुझे एक्चुअली में पढ़ना कितना है और कैसे है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है। इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुद्दे बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम कई बार क्या होता है, जैसे द हिंदू में आता है, तो द हिंदू में साइंस एंड टेक का एक पेज आता है, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हमें केवल कुछ पार्ट पढ़ने हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से बारंबार क्वेश्चन हमारे आते हैं, हमें उस जो है वो प्रोबेबिलिटी जो हमारी बार बार हो रही है उस पर हमें बहुत ध्यान देना है। इसके बाद इकोनॉमी, ये क्योंकि ये जो तीनों पार्ट है ये सबसे डायनेमिक पोर्शन माने जाते हैं, ये हर साल रिन्यू होते रहते हैं, नई नई चीजें इसमें आती है। अब जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, आपने देखा कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी में लगातार बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है, सरकार उसमें सुधार के लिए बहुत प्रयास कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से प्रयास हो रहे हैं, तो उसको लेकर बहुत सी चीजें चल रही हैं। और वहां पर जो है आपने देखा अभी मेहुल चोकसी का केस, उसमें भी उसने क्या किया, हमारे साथ वो एक फ्रॉडलेंट एक बिहेवियर किया, पैसा लेकर बाहर गया, तो वो सब इकोनॉमी से रिलेटेड मुद्दे हैं जिस पर आपको अपनी एक नजर बनाए रखनी है, उसके कॉन्सेप्ट देखने हैं। तो यहां पर चाहे बैंकिंग हो, ग्रोथ हो, ब्लैक मनी हो, अभी आपने देखा कि तमाम एसडीजी की रिपोर्ट आई हमारी, जिसमें केरल टॉप पे और बिहार जो है वो नीचे रहा। तो इस तरह की रिपोर्ट्स हमारी इकोनॉमी, सोशियो इकोनॉमी का पार्ट होती है। अभी आपको जरूर जो है कवर करना है, इसके पैरामीटर्स जानने हैं, इसमें भारत की रैंकिंग जाननी है, भारत के राज्यों की रैंकिंग जाननी है। तो ये चीजें हमें जो है वो एक रास्ता देती हैं कि हम कैसे जो है वो आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला स्टैटिक टॉपिक्स में राज्य व्यवस्था यानी कि जो पॉलिटी रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो यहां पर हो गए। सामाजिक मुद्दे जो समाज में भी लगातार परिवर्तन हो, इसमें जैसे स्वास्थ्य, आज की डेट में जैसे कोविड ने हमारा जो पूरे समाज में एक जो है वो परिवर्तन काफी बड़ा कर दिया है, और हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया। जिस तरह से आपने देखा कि सेकेंड वेव में इतनी मौतें हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, और कई बार यह भी देखा गया कि लोग इससे पहले बहुत लापरवाह हो गए थे और जो सामाजिक व्यवहार उन्हें करना था वो नहीं कर पाए। लोगों ने मास्क उतार के फेंक दिए, सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया, उन्हें लगा कोरोना खत्म हो गया है, और कोरोना जब लौटा तो इतने भयानक रूप में लौटा कि चारों तरफ जो है वो लाशें ही लाशें हमें देखने को मिल रही थी। हमें यह भी अब चैतन्य रहना पड़ेगा कि आगे जो थर्ड वेव आ रही है उसमें भी हमें हमारा बिहेवियर कहीं हमें परेशानी में ना डाल दे। तो समाज में बहुत सी चीजें बदल रही हैं, बहुत, अब जैसे एजुकेशन पूरी तरह से बदल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन पे बहुत ज्यादा डोमिनेंस हो रहा है। इस तरह से जो है वो चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि अब हमारे सामने क्या आ रहे हैं। और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप से संबंधित जो मुद्दे हैं, तो उसमें जहां इंडियन इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो ये चीजें जो आपको अखबार में इनको टेक लगा के रखना है कि इसमें हो सकता है इसमें कोई खबर आ जाई हो, कल आए, तो हमें केवल उसी पर फोकस रखना है। ये हमारी पहली बात हो गई कि अखबार में क्या पढ़ें। अब सवाल है कि मेरे सामने आज एक न्यूज़पेपर आ गया, अब इस न्यूज़पेपर में हमें कैसे नोट्स बनाने हैं। अब मैं इस टॉपिक पे आता हूं। राइट, तो आपको पता होगा, अब मैं मुख्य इस पे यहां तक हो गया हमें कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम इस बात पे आते हैं कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है। जैसे मैंने यहां एक अखबार का सैंपल लिया, आप अपना कोई भी एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं। ये मैंने सिर्फ सैंपल लिया आपको सिखाने के लिए कि एक स्मार्ट नोट्स अखबार से डायरेक्टली, मतलब पढ़ते पढ़ते आप पढ़ रहे हैं और आप उसके नोट्स कैसे बना सकते हैं। लेकिन हमसे गलती क्या होती है यह जानना बड़ा जरूरी है।
मैंने कई स्टूडेंट को देखा है जब वो लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे या कुछ भी इस तरह से, तो वो अखबार आया, एक न्यूज़पेपर आया और उसको लाइन बाय लाइन पहले इंपॉर्टेंट पहले मार्क किया, फिर उसको जो है वो पॉइंट वाइज कॉपी में लिख लिया, विच इज बहुत ही कंबरसम और बहुत ही एक पुराना मेथड है। एक्चुअली में जो खबरें आपकी आती हैं वहां आपको लिंक करना होता है। याद रखिएगा, एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि जब कोई भी खबर आती है, जैसे मान लो ये खबर आई है जलवायु परिवर्तन से बढ़ते चक्रवात, ये मान लो एक न्यूज़पेपर की मैंने कटिंग दैनिक जागरण से यहां ले लिया, साभार दैनिक जागरण कटसी है दैनिक, अब आप कोई भी द हिंदू ले लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए, जो आपको मिल जाए वो आप ले लिए। न्यूज़पेपर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, खबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कई बच्चे पूछते हैं बताइए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, मैंने क्या कहा, न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है, खबर इंपॉर्टेंट है, उस पर आप डोमिनेंस कैसे करते हैं। अब सवाल यह है कि आप न्यूज़पेपर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है जब हम न्यूज़पेपर को इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है कि ये खबर एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब ये अंतिम खबर है संसार की, इसके बाद कोई खबर नहीं आएगी। आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको उठाओगे, हेडिंग लिखोगे और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप लिखते चले जाओगे। इससे क्या होगा, आपको लगेगा अब फिर इसके बाद आज से 6 दिन बाद या 7 दिन बाद फिर जलवायु परिवर्तन पे कोई खबर आई, फिर कॉपी के 10वें या 20वें पेज के बाद फिर आप वो खबर लिखोगे। आप बार बार उसको रिपीट करते हो और उसको लिंक नहीं कर पाते हो। यही सबसे बड़ी गलती होती है, यही सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होती है। हमें इसको एक ऑर्गेनिक नोट में कन्वर्ट करना है। तो मैं अब जो आपको मेथड बताने जा रहा हूं उससे न सिर्फ आपके जो है वो आपके करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ बढ़ेगी, साथ ही साथ आप ऑर्गेनिक नोट्स बनाना सीख पाओगे। ऑर्गेनिक नोट्स, ऑर्गेनिक का मतलब जो अपने आप समय के साथ ग्रो करता हो, जैसे पेड़ पौधे ग्रो करते हैं। हम ज्यादातर जो नोट्स बनाते हैं उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं, वो डेड होता है। मतलब आज एक खबर हुई, आपने उसको लिख लिया, याद कर लिया, 10 दिन बाद कोई खबर जलवायु परिवर्तन में, फिर आप उसको कॉपी में कहीं और लिखोगे, ऐसे ही करते हो ना। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि खबरों को ऑर्गेनिक यानी न्यूज़पेपर में जो नोट्स बनाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक नोट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक नोट्स बनाने के लिए कुछ फंडामेंटल कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे चलिए मेरे साथ कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, दीज आर द फंडामेंटल स्टेप्स अगर आपको ऑर्गेनिक नोट्स बनाने सीखने हैं। मैं अभी आपके सामने इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, पूरी तरह से तोड़ दूंगा और आप मेरे साथ करेंगे। पेपर और पेन रेडी है, अखबार या कोई भी कटिंग आपके पास रेडी है, कुछ भी आपका रेडी है, हाँ ना मुझे बताएं प्लीज, यस मुझे बताएं, आर वी रेडी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप सिखाने जा रहा हूं, ये कोई नहीं सिखाएगा। हम ज्यादातर आप देखें कितने जितने भी स्टूडेंट आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते हैं वो इनऑर्गेनिक नोट्स बनाते हैं। कॉपी में लिखा, कॉपी पे एक आज पेज नंबर 10 पे आज ये लिखा, फिर 50वें पेज पे जाकर फिर कोई अच्छी खबर आई न्यूज जलवायु पर, फिर वहां लिखते हो, कभी लिंक नहीं कर पाते। आज आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं जहां आप टॉपिक्स को कंसोलिडेट करके ऑर्गेनिक नोट्स मतलब खबरें जैसे जैसे आगे आती चली जाएंगी, आप उसमें सिर्फ एड ऑन करते चले जाओगे, एक ही जगह आपका सारा नोट्स कंपाइल होते हुए आपको मिल जाएगा। एग्री करते हैं आप? चलिए, और सबसे बड़ा इसका फायदा है टाइम सेव करेगा आपका, इजी टू रिमेंबर होगा, क्विक आप रिवाइज कर सकते हो। और जब इतनी चीजें मिल रही तो स्मार्ट मेथड ऑफ स्टडीज कहते किसको है, यही तो स्मार्ट मेथड है, वही आपको सिखाने जा रहा हूं। और आज आपको मेरे साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। पेन पेपर रेडी है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम जब नोट्स बनाने जाते हैं तो हमें कुछ बेसिक पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, बेसिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। सिर्फ नोट्स बनाना ऐसा नहीं कि सामने अखबार रख लिया और यहां लिखना शुरू किया। मैं तो एक दिन आश्चर्यचकित हो गया, मैं एक बच्चे को देख रहा था, बड़ी देर तक उसको देखता रहा, हिंदू का एडिटोरियल कर रहा था, दे पढ़ा था, हर लाइन के नीचे उसने ड्रॉ कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने बाद में पूछा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बोला नहीं मैं तो ऐसे पढ़ता हूं इसको, ठीक है। तो दैट इज कि आपके लिए ये टुकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको क्रक्स फॉर्म में कैसे लेकर आओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम शुरू करते हैं। जब भी आप किसी भी, सबसे पहला मेरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि खबरें कौन सी पढ़नी है। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बताया, लिख लो इसको, खबरें कौन सी पढ़नी है, ये मैंने आपको स्लाइड दे दिया। जिसको भी अगर वो मेरा पीडीएफ चाहिए वो मुझे टेलीग्राम लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करो और वहां पर मैं पीडीएफ अभी डाल दूंगा, क्विजेस भी डालता रहता हूं, तो तमाम कंटेंट आपको मिल जाएगा, वो पीडीएफ वहां पर डाल दो। पहला काम ये करो। दूसरा कि मेरा ये डिसाइड हो गया कि आज इस पेपर में मेरे पास ये 7-8 खबरें पढ़ने के लिए है, इससे ज्यादा नहीं है। अब मुझे इन खबरों को पढ़ के, एक तो तरीका हुआ कि आप उसकी कटिंग कर लें, ठीक है। जैसे क्या होता है शुरुआती दौर में बच्चे, जैसे ये अखबार की कटिंग हो गई, मैंने आपके लिए सैंपल कुछ रखे हुए हैं, कुछ अच्छा सा खबर आया, मान लो ये महिलाओं के मुद्दे पर कुछ खबर आ गई या किसी पर भी आ गया साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो आपने क्या किया, उसको कटिंग करके रख लिया। जैसे ये है कि जन स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जाए, या जैसे इंग्लिश अखबारों में जो आया तो आपने कटिंग करके रख लिया। बट इसमें भी क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि उनको कंसोलिडेट कैसे करोगे।
कहां लेके रखोगे? तो आप ये भी कर सकते हो कि शुरुआती दौर में अगर आप बिल्कुल अभी एग्जाम नहीं देना है, बहुत टाइम है अभी आपको, तो आप कटिंग करके भी रखे, बाद में उसको हम कर सकते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि अब मेरे पास वो कटिंग भी अगर आ गई है, मान लो जैसे ये मेरी एक कटिंग है, मुझे इसको कैसे 4-6 शब्दों में कन्वर्ट कर लेना है ताकि मेरे काम का हो। चलिए उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप लिखो। सबसे पहले हम जब कोई भी नोट्स बनाते हैं, सबसे पहले हम थीम डिसाइड करते हैं। थीम का मतलब मुख्य टॉपिक जो हमारा है, इसको ऐसे भी समझो, बात किस बारे में हो रही है। ठीक है, सामान्य भाषा में बात किस बारे में हो रही है, आपने मुख्य टॉपिक लिख लिया। चलिए, तो पहला हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं, नंबर 1 थीम क्या है इसकी, हम किस विषय पे नोट्स बना रहे हैं। आप चाहे तो इसको कॉपी में डायरी के हिसाब से भी अलग अलग कर सकते हैं। डायरी में जैसे इन्वायरमेंट का अलग हो गया, एजुकेशन या अगर हेल्थ से रिलेटेड या जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड अलग हो गया, साइंस एंड टेक अलग हो गया, उसमें भी मेरा अभी का टॉपिक क्या है इस पर हम बात करेंगे। तो मुख्य थीम हो गया। सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं मेरा मुख्य थीम क्या होता है। फिर उसके बाद आप कीवर्ड यानी कुंजी वाक्य ढूंढते हैं, वो शब्द जिसकी वजह से आगे मेरा नोट्स प्रोपगेट करेगा। इसमें आपको इन्वॉल्व होकर उसको पढ़ना पड़ेगा, भी करके दिखाऊंगा आपको। फिर रीजंस, आखिर मैं जो बात पढ़ रहा हूं, जो मुख्य थीम को जस्टिफाई करने वाला कारण क्या होगा। ठीक है, यानी कारण क्या होगा। भाई मैं अगर मान लो यहां पर लिखा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन से बढ़ते चक्रवात लिखा हुआ, तो इसका मतलब है इसके कुछ कारण तो होंगे। इस शब्द को डिफाइन किया गया होगा इसके अंतर्गत। ये पूरा आर्टिकल जो है वो इस वर्ड को डिफाइन कर रहा था, तो इसका मतलब है टॉपिक को डिफाइन करता हुआ रीजन यानी कारण मुझे जानना है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर नोट्स बना पाएंगे। उसके बाद जो भी चीज हो रही है उसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस, वो गवर्नमेंटल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, एनवायरमेंटल प्रोसेस है, मेडिसिनल प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया चल रही है, इस पर आप फोकस करेंगे। नोट्स बनाने के तरीके बता रहा हूं। इसके बाद सिग्निफिकेंस, यानी जो चीज मैं पढ़ रहा हूं इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ये अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। सिग्निफिकेंस मतलब ये किस तरह के परिवर्तन लेकर आ सकता है। भूगोल के साथ इसमें मैं कैसे वैल्यू एडिशन कर सकता हूं, या पॉलिटी के साथ कैसे कर सकता हूं, इसका महत्व आप देखोगे। और अगला होता है इवैल्यूएशन, यानी उसका मूल्यांकन। अब इस चीज का हानिकारक प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है, बुरा प्रभाव है। ठीक है, ये आने वाले समय के लिए रास्ता दे रहा है या रास्ता अवरुद्ध कर रहा है। अब जैसे तुमसे कहें कि कोविड के प्रभाव, तो कोविड इवैल्यूएट इफेक्ट ऑफ कोविड, तो आप क्या करोगे, कोविड बुरा रहा है, कोविड ने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, लोगों की जान गई, जो है स्वास्थ्य दिक्कतें हुई, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी तो क्रिएट कर रहा है। अगर आप अखबारों में देखोगे तो 2-3 दिन बाद एक आएगा कि इसने एक अपॉर्चुनिटी ये पैदा की कि दुनिया भर के ज्यादातर देश, खासतौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, उन्होंने अपने हेल्थ सेक्टर पर ध्यान ही नहीं दिया। अब जैसे भारत का स्वास्थ्य बजट बहुत कम रहा है, और बहुत समय से महसूस हो रहा था कि हमारे अस्पताल अप टू द मार्क नहीं है। ब्रिक्स देशों में अगर हम बात करें तो सबसे न्यूनतम स्वास्थ्य बजट हमारा रहा है, और बहुत से देशों का ऐसी स्थिति रही है। स्वास्थ्य का भी हमारा क्षेत्र, डिफेंस बजट हर देश का बढ़ता चला जा रहा था, लोग युद्ध करने, मिसाइलें खरीदे, इनमें लगे हुए थे। लेकिन कोविड ने दिखा दिया कि सब कुछ किनारे, आपको अपने हेल्थ सेक्टर को रिवाइव करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी मिली हमें, जो है लूप होल्स पता चले कि हमारे इतने बड़े पूरे सिस्टम को ओवरऑल कर दिया। कोविड ने देश के एक कोने, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरे देश के जो हमारा हेल्थ सेक्टर था उसके एक एक छेद के बारे में हमारे सामने रख दिया कि भैया ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली। हमने वैक्सीन पे हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि पूरी दुनिया का वैक्सीन का मॉडल हब हम हैं। पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा वैक्सीन हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे अंदर कैपेबिलिटीज और किसी भी तरीके से इसने पूरी दुनिया के लिए एक ही टॉपिक बात रह गई थी और हेल्थ रह गया था। इस वायरस से निकलने का तरीका ढूंढना था, इम्यूनिटी डेवलप करनी थी, अर्थव्यवस्था को वापस लेकर आना था, और इस पूरे परिदृश्य में अचानक से भारत सेंटर भूमि पे आ गया। चाहे वो पॉजिटिव और निगेटिव, वो कई कारणों की वजह से, लेकिन भारत पूरे विश्व की चर्चा में आ गया किसी भी और कारण की वजह से। इससे पहले भारत इतनी बड़ी चर्चा का केंद्र बिंदु नहीं बना था। भारत का जो आयुष है, भारत का आयुर्वेद है, हर चीज भारत की पद्धतियां, और दूध में हल्दी डालने की परंपरा, अदरक, लहसुन, ये सब कुछ चर्चा में आ गया। इंटरनेशनल एरिना में लगातार लोग फॉलो कर रहे हैं। अमेरिकन जो है वो दूध में हल्दी डाल के पीने लगे। ये स्थिति हो गई थी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब है कि इसने हमारे हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ परिवर्तन करने की राह भी तय कर दी है। दिस इज द थिंग। तो सिंपल सा फंडा है कि आपको इसके इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन की तरफ जाना पड़ेगा। फिर से एक बार रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप को अगर आप नोट्स मेकिंग में लेकर आएंगे, आपके अखबार आपके दोस्त बन जाएंगे, आपके अखबार आपकी सफलता के लिए पुल बन जाएंगे और आपको लबासना पहुंचा के रहेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है थीम क्या है।
दिमाग लगाना पड़ेगा। अखबार जो सोते सोते पढ़ते हो ना, चाय की चुस्कियां लेते हो, छूट जाएगा हाथ से। अलर्ट होकर पढ़ना। ये भी आप समझ लो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तुम्हारा। तुम्हारे मेंस के एग्जामिनेशन में 50% से ज्यादा भूमिका एक अखबार की होती है। कीवर्ड हमें आइडेंटिफाई, कुंजी वाक्य जो पूरी आगे मेरे फ्लो को तय करेगा। रीजंस, कारण क्या है, प्रक्रिया क्या हो सकती है, इसका महत्व क्या है, और इवैल्यूएशन यानी इसका मूल्यांकन अंत में मैं क्या करूंगा। और भी कई पॉइंट जोड़े जा सकते हैं, लेकिन ये मोटा मोटा हमें इन चरणों से होकर एक न्यूज़पेपर को गुजारना पड़ेगा। अब चले शुरू करें। रेडी हो मेरे साथ, मजा आएगा इसमें। अब देखो, जलवायु परिवर्तन से बढ़ते चक्रवात, ये मेरा टॉपिक। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे साथ अभ्यास करना है। लिखो इसको। सबसे पहले मुझे किस विषय पर बात हो रही है, यानी मेरा टॉपिक और कीवर्ड मुझे आइडेंटिफाई करना है। जल्दी मुझे बताओ। जलवायु परिवर्तन से बढ़ते चक्रवात, ये तो हेडिंग अखबार वालों ने दी है, दैनिक जागरण वालों ने दी है, लेकिन तुम इसमें अपना कीवर्ड क्या आइडेंटिफाई करोगे, तुम मुझे बताओ। कोई भी शब्द का एक समूह मुझे चाहिए। सेंटर पॉइंट पर तुम्हारे क्या आंसर में आएगा, या तुम्हारा सेंटर पॉइंट ऑफ द नोट्स क्या होगा, मुझे जल्दी बताओ। पूरी क्लास जल्दी बताओ। भैया मेरे, तुम 12वीं में हो, 11वीं में से मतलब नहीं, अखबार के बिना कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ऋत्विक ने अपना जवाब दिया, शाबाश। स्वीटी ने भी जवाब दिया, वेल डन, बहुत बढ़िया। उजांकियंस कहां हो? हाँ जी, हाँ जी। ठाकुर साहब ने अपना जवाब दिया है, ठीक है। कुमार ने अपना जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश। सीसी, दैट मीन्स क्लाइमेट चेंज आप लोगों ने लिखा है इसमें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी देखो, मेरी क्लास तो वर्कशॉप की तरह होती है, मैं जो कहता हूं उसको करके दिखाता हूं, सिर्फ समझाने से काम थोड़ा ना चलता है। हाँ जी भैया, रेडी? अब चलो। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, वापस आते हैं अभी। अब सबसे पहले मुझे टॉपिक या कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है जो मेरे पूरे प्रोसेस को आगे लेकर जाएगा। अब बाबू, अगर हम इस पे ध्यान दें तो इसमें लिखा है जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ते हुए चक्रवात। आपने देखा, मोस्ट ऑफ द क्लास ने क्लाइमेट चेंज को थीम बताया है, क्लाइमेट चेंज को थीम बताया है, उसको कीवर्ड बताया है। लेकिन जरा ध्यान से अगर तुम पढ़ोगे, सेंटेंस को रिवर्स करके देखोगे, यहीं पर तो इस्तेमाल करना है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा डोमेन है, क्लाइमेट चेंज की बर्फ पिघल रही है, चक्रवाती थोड़े ना। तुम्हारा ये पूरा, अगर इस खबर को ध्यान से अगर हम पढ़ें, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, अगर तुम इसको ध्यान से पढ़ोगे, पिछले दिनों आए टाकटे और गत वर्ष आए चक्रवात एम्फान के घाव अभी सूखे भी नहीं थे कि देश की पूर्वी सीमा पर स्थित बंगाल समेत लगभग आधा दर्जन राज्यों पर चक्रवाती तूफान यास कहर ढा रहा है। टाकटे से हुई हानि का आकलन अभी बाकी है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट 2020 के अनुसार एम्फान उत्तरी हिंद महासागर में दर्ज सबसे हानिप्रद उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जिसे लगभग $14 बिलियन की हानि हुई। यह मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। ब्रिटिश संस्था क्रिश्चियन एड के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया में 10 बड़ी कुदरती आफतें आई, जिसका ज्यादातर असर गरीब देशों पर पड़ा। ठीक है, 2 वर्ष से तालाबंदी से जूझते महानगरों में रोजगार खो बैठे लाखों श्रमिक हैं, जो इन समुद्रीय प्रदेशों में स्थित सुदूर गांवों की ओर लौटे खेती के साथ जीवन निर्वाह कर रहे हैं। XYZ यहां पर जो है तमाम तरह का, और विस्थापन के लिए उनको विवश होना पड़ा। ठीक है, भारत में चक्रवात उमूमन मई और अक्टूबर के बीच आते हैं। ज्यादातर चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठते हैं और पूर्वी तटरेखा पर उसका असर दिखाई पड़ता है। बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु में इन चक्रवातों की मार दिखाई पड़ती रही है। अब मुझे, मान लो मैं इसको भी और आगे पढ़ता हूं, अब मुझे नोट्स बनाने हैं और मुझे इसको निचोड़ के खत्म करना है। मैं घड़ी देखना, मेरे घड़ी मैच में रहो, क्या 5 से 7 मिनट हुए या नहीं हुए। आप अगर आप ये खबर आती है, आप 5 से 7 मिनट के अंदर अपने नोट्स बना सकते हो। बट इसमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक जो है वो ले लेता हूं नया पेज। अब इसमें जो मेरा टॉपिक होगा वो जरा ध्यान से देखो। इसमें मेरा टॉपिक बेसिकली साइक्लोन होगा, ना कि जो है वो जलवायु परिवर्तन, चक्रवात। ध्यान रखना, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज कहा
वो टॉपिक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा डोमेन है, क्लाइमेट चेंज की वजह से कई कई काम हो सकते हैं। इसमें कह रहा है कि बेसिकली जो पूरा आर्टिकल है दैट इज इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन, और स्पेशली जो पुअर कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पर हमें पूरी बात करनी है। बड़े ध्यान से इस बात को समझना, यानी इसमें जो मेन थीम या मेन टॉपिक होता है बहुत मैटर करता है। अगर ये कलर खराब हो गया, क्लाइमेट चेंज तो इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें ग्लेशियर पिघलेगा, वो भी तुम डालोगे तो नहीं कर पाओगे। चक्रवात इसका क्या है, मेन थीम है। तो जिसने जिसने साइक्लोन किया था उन सभी को बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। अब मेरे साथ काम करना है। कहता है कि चक्रवात से क्या होता है, ठीक है, चक्रवात का कॉज क्या, मैंने बताया था रीजन आइडेंटिफाई करना है। तो चक्रवात का कारण यानी रीजन क्या रहा, चक्रवात का कारण या रीजन क्या रहा, चलो देख लेते हैं। तो कहता है कि अभी इस पूरे जो आर्टिकल है वो कहता है कि जलवायु परिवर्तन, जस्टिफाई कर रहा है इसका जो राइटर है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, राइट, दैट इज क्लाइमेट चेंज इज द मेन रीजन, क्लाइमेट चेंज इज द मेन रीजन। तो अगला मेरा कीवर्ड क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, इसको नोट्स को मेरे साथ बनाना सीखो। मैं पूरा अभी देखना पूरा अखबारी आज के सामने चेंज करके रख दूंगा, और अभी आप देखना कितने सब्जेक्ट के साथ इसको जोड़ूंगा, मजा आएगा। और आज जो चीज सीख गए इसके बाद तुम्हारे अखबार तुम्हारे दोस्त हो जाएंगे, दिल से कहोगे थैंक यू ओजांग सर कि हाँ आपने मुझे एक बड़ी चीज सिखाई। थोड़ा सा पीछे चले, कह रहा है कि लगातार टाकटे आया। अब इनके नाम भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से चक्रवात हमारे पास आए। तो इंफॉर्मेशन अगर हम बात करें, हम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की बात करें, तो सिंपल से आपको क्या करना है, चक्रवात कौन कौन से, सिंपल। तो आपने कहा टाकटे आया, ठीक है, इम्फान आया लास्ट ईयर, फिर यास। ये कहां, ये भारत के पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न जो आपके कोस्ट लाइन है, ये आपके ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे आया। जगह डायरेक्शन मैपिंग जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपने इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब आपने क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब ये कहानी है घाव वाव भरे नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कह रहा है कि जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट 2020, ठीक है, तो कहां से आया, चक्रवातों के बारे में जानकारी कहां तुम्हें मिली, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट 2020। अब आपने क्या किया, ये रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चक्रवात के लिए स्टेट ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट XYZ जो भी है। अब आपको क्या करना है, इस रिपोर्ट में उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, आपको यहां पर क्या करना है, एक क्वेश्चन मार्क लगाना है कि मुझे इसके बारे में जानकारी लेनी है कि आखिर ये कौन सी संस्था इसको प्रकाशित करती। सबसे पहले प्रकाशित करने वाली संस्था कौन सी है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, ठीक है, दैट इज अ पैरामीटर्स, किस आधार पर यह बताती है रिपोर्ट। यही रिपोर्ट प्री में आ जाएगा कि फलाना रिपोर्ट किसका पब्लिकेशन है, किस आधार पर यह करती है। आप कहोगे भैया 2 नंबर गए मेरे, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनाता, आप अभी देखते जाना। तो आपने क्या किया, आपने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट रिपोर्ट आपने वहां पे उठा लिया। अगली बात क्या कह रहा है, ध्यान से सीखो, कुछ इंपॉर्टेंट कह रहा है। कह रहा है कि एम्फान उत्तरी हिंद महासागर में दर्ज सबसे हानिप्रद उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ठीक है। तो चक्रवात का नेचर क्या है, भारत को कौन सी चीज, अब इसमें हमारे लिए अपना कंट्री है, तो कहता है चक्रवात का नेचर क्या है। चक्रवात बेसिकली जो है वो नेचर अगर हम बात करें तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, दैट इज अ ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय है, तो ये ट्रॉपिकल है। भारत में, इंडिया में, चूंकि हमारे देश में ये ज्यादा प्रभावित कर रहा है, इंडिया में बेसिकली सबसे डोमिनेंस कौन से ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन ये अगले उसमें कहता है कि मोस्टली जो है वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में ये जनरेट होते हैं, बे ऑफ बंगाल, और जाकर क्या होता है, कोस्ट लाइन पर गिरते हैं। तो मेंस में क्वेश्चन आया था, अगर आपको 2012 का मेंस का क्वेश्चन याद है, कि ज्यादातर उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अब देखो कैसे ज्योग्राफी इसके साथ जोड़ती, कन्वेंशनल ज्योग्राफी जोड़ रहा हूं, कि ज्यादातर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो बंगाल की खाड़ी में उठते हैं या समुद्रों के ऊपर बनते हैं और तटों पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। इसके कारणों की चर्चा करें। जो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट था, जो लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है, यहां से ज्योग्राफी का आप समझोगे कि यहीं पर क्यों बनते हैं, आपने क्वेश्चन लगा दिया, अपने टीचर से बात करोगे और यहीं पर आपका एक कन्वेंशनल क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, कि कहता है कि सबसे ज्यादा मार गरीब देशों पर पड़ी, ठीक है, और 2020 में 10 बड़ी कुदरती आफतें आई, मतलब चक्रवाती घटनाएं हुई, और सबसे बड़ी बात है कि लोग अपना रोजगार खो रहे हैं, समुद्र तटीय प्रदेशों में स्थित सुदूर गांव की ओर लौटे, और यहां पर यह कह रहा है कि लेकिन इसको फिर से विस्थापित कर दिया। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरा ध्यान से इसको समझो, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कह रहा है इफेक्ट्स। अब इसके प्रभाव, मैंने आपको बताया था कारण और प्रभाव, अब आपने इसके प्रभाव लिख लिए। अब आप प्रभाव लिखने पर आए, ध्यान से समझिएगा, तो कहता है कि इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे, गरीब देशों पे या विकासशील देशों पे, ठीक है। क्या हो रहा है, कोविड की वजह से,
कोविड की वजह से, जो कोविड हुआ था उसकी वजह से हमारे एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ था, हमारा रोजगार डाउन हो गया। तो जो लोग कोस्टल एरिया पे थे वो अगर अपने आप को फिर से रिवाइव कर रहे थे तो कोस्टल एरिया में वो बैडली इफेक्ट हुए। क्या हुए? बैडली इफेक्ट हुए, बुरी तरीके से प्रभावित हो गए। तो मैंने कारण प्रभाव ये किसने दिया, मूल्यांकन कर सकते हैं। ये रिपोर्ट किसने दी? चक्रवातों के नाम, चक्रवात कहां कहां आए, चक्रवात से रिलेटेड कन्वेंशनल भूगोल का क्वेश्चन ये हो गया मेरा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। देखो तुम्हारे सामने करता जा रहा हूं, इसी में कई चीजें मैं ऐड ऑन कर दूंगा और कितने कम शब्दों में निकलेगा। ठीक है, भारत में ज्यादातर चक्रवात मई और अक्टूबर के बीच में आते हैं। ज्यादातर चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठते हैं और पूर्वी तट रेखा पर उसका असर दिखाई पड़ता है। तो मोस्टली हमारे यहां डोमिनेंस ऑफ द साइक्लोन जो है वो ईस्टर्न मार्जिन पर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ज्यादातर चक्रवात जो है वो हमारे पूर्वी तट पर दिखाई पड़ते हैं। क्यों दिखाई पड़ते हैं? ज्योग्राफी के टीचर से आप क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो तमाम साइक्लोन्स के नाम दिए हुए हैं। अब जैसे सवाल ये कह रहा है कि सुपर साइक्लोन, आइला, पाइलिन, हुदहुद, गज, तो सवाल है यहां पर आप जो है अगला पॉइंट रखोगे, चक्रवात, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, इसका नेम कैसे रखा जाता है, क्वेश्चन आ गया, मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चक्रवातों के नाम, ये हुदहुद किसने रखा, ये जो है अम्फान, टाक्टे, यास किसने नाम रखा, कैसे हिंद महासागर के तूफान जो है, चक्रवात जो है उनका नामकरण कैसे होता है। तुरंत आपने भाई नाम, अब आप क्या करोगे, आप एग्जाम में आप अपने नोट्स में नाम लिखोगे। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, नामकरण कैसे हुआ, नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा समूह है देशों का जो ये जो है वो एक लिस्ट तैयार करता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दिया जाता है कि ताकि उसकी जो है लिस्टिंग प्रॉपर की जा सके। नेक्स्ट वन, अब यहां पर दिया हुआ है एक पैरामीटर है, कहता है कि जो नेशनल हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय जो है वो मेट डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, मौसम विभाग, चक्रवातों में 11% की वृद्धि हुई है। भारत में जो चक्रवाती तूफान है, तो इन इंडिया, यहां हमने बात किया था इंडिया, तो इंडिया में इसी के साथ लिखोगे जो सिग्निफिकेंस डाटा है, 11% इंक्रीज कर गया। प्लस का मतलब इंक्रीज कर गया, 11% हमारे जो साइक्लोन्स हैं वो इंक्रीज कर गए। ठीक है, अब कहता है कि इसका कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इन साइक्लोन्स के पीछे सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्वीय तापन। और यहां पर जो है इसके बारे में बात कर रहा है कि समुद्र का तापमान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। अब ये जो है, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां पे क्या लिखोगे, आप कारण ढूंढ रहे थे। ठीक है, अब कारणों में एक लिखिए क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में यह कहता है कि जो ओशियन है यानी समुद्र है, इनका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, लगातार क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन, वैश्विक तापन बढ़ रहा है। और तापन बढ़ने की वजह से चक्रवातों की बारंबारता, क्योंकि गर्म होगा तो क्या होगा, लो प्रेशर एरिया बिल्ट होगा। जो लो प्रेशर एरिया बिल्ट होगा तो उससे हमारे साइक्लोन बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हमारे साइक्लोन बनते चले जा रहे हैं। तो अब आपने देखा पूरे अखबार को आपने अपने हिसाब से तोड़ लिया। आपको इसमें मेंस ज्योग्राफी यानी स्टैटिक पार्ट आपको मिल गया, डायनामिक पार्ट मिल गया, आपको अगले क्वेश्चन मिल गए, यानी फर्दर आपको इसके साथ जोड़ना है। अब इंटरनेट पे जाना है, अपने टीचर से पूछना है कि सर इसका आंसर क्या होगा, और यहीं के यहीं इसको जोड़ लेना है, कुछ और नया नहीं करना है, इसके यहीं के यहीं जोड़ लेना है। इस तरह से हार्डली आपको 5 to 7 मिनट्स लगेगा और आपकी एक पूरी खबर जो है वो तैयार होगी। आगे भी क्या होगा, आगे ग्लोबल वार्मिंग में कुछ नई चीजें आएंगी, आपने जगह छोड़ दिया इसमें। अब प्रभाव में कुछ और आ गया, मान लो ग्लोबल वार्मिंग पे अभी यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आती है और वो कहती है कि जो आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, 3.5 अरब लोग 3.5 अरब लोग विस्थापित हो जाएंगे। इसको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बोलते हैं, क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज बोलते हैं इनको। रिपोर्ट है, आपने तुरंत उठाया और यहां डाल दिया। आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसी के साथ आपने उसको ऐड ऑन कर दिया। ये इसकी सबसे खास बात है। क्लियर है? देखिए, आपने ये आपके सामने था, आपको ये डायरेक्टली ना याद रहेगा आज से 20 दिन बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, आपको याद भी नहीं रहेगा आपने क्या पढ़ा था। आपको इसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर। अब यहां पर इवैल्यूएशन करना है कि क्या ये जो खबर है, मैंने आपको सिखाया था ना इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना, क्या ये जो खबर है, ये जलवायु चक्रवात बढ़ रहे हैं, ये हमारे ऊपर क्या प्रभाव लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, अब ये कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन कारक है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के मई में बंगाल की खाड़ी का तापमान 28 से 32-34 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इवैल्यूएशन में कह रहा है कि गंभीर चिंतन इस बात पर होना चाहिए, जंगल की आग हो, टिड्डियों का आतंक होते हुए सब के पीछे ये सबसे बड़ा कारण है। क्लाइमेटिक चेंज हमारे लिए आने वाले टाइम में डिजास्टर लेकर आते हैं। तो अब मैं इस खबर को इवैल्यूएट करता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं इसको इवैल्यूएट कर रहा हूं, मूल्यांकन कर रहा हूं। तो मूल्यांकन कह रहा है कि भाई हमें जलवायु परिवर्तन को रोकने, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का प्रयास करना चाहिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने का प्रयास करना चाहिए, और इन घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।
ऐसा नहीं कि किसी देश की घटना है, अमीर देश अमेरिका कह रहा, हाँ हमसे क्या मतलब है भाई, भारत में ये हुआ, पाकिस्तान में ये हुआ, हमें इससे क्या लेना देना, क्योंकि गरीब देश सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो हमें मूल्यांकन में हम क्या लिखेंगे, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वैश्विक मंचों पर बहुत ज्यादा भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी और तमाम अफ्रीकन कंट्री, गरीब देशों को एक अपना मंच बनाना पड़ेगा। ज्यादातर मंच हमारे जो है वो अमीर देशों के हैं, तो इनको जो है वो अपने मंच पर आना पड़ेगा, एक संगठित होना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि जलवायु परिवर्तन पे अब हमारी भूमिका बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, बहुत ताकतवर होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो आप जो है वो अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। जैसे भी मान लो आया कि जलवायु परिवर्तन आपका टॉपिक है, अब इसमें आया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपने देखा कि जो आर्कटिक बहुत बड़ा बर्फ का हिस्सा टूटकर अलग हो गया, पिघल गया, तुरंत आप गए, पूरी खबर को फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप गए और आपने क्या किया, इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक है इसमें आपने तुरंत डाला कि आर्कटिक ग्लेशियर जो है वो टुकड़ा पिघलकर अलग हो गया, बहुत बड़ा हिस्सा है और इसके क्या क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं, क्रायोस्फीयर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने तुरंत उसके 2 पॉइंट्स जोड़ लिए। आपका जैसे जैसे आपको स्ट्रक्चर कम से कम 50-60 आपको टॉपिक का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जो आपके दोनों पेजेस होते हैं उसमें एक ही बनाइए, छोड़ दीजिए एक पेज, कोई बात नहीं, बाद में हम देखेंगे, एक कॉपी का इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो ना। जब 60-70 आपके टॉपिक तैयार हो जाएंगे, जो मैंने आपको स्लाइड दी है, तो आपको यह लगेगा कि अब मेरे टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। जब आप 60-70 टॉपिक्स कर लोगे तो आपके टॉपिक रिपीट होने लगेंगे, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओशियन एसिडिफिकेशन, ये टॉपिक्स आपके बार बार रिपीट होंगे। तो इनमें क्या होगा, आपको बार बार पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, शुरुआत में 2-3 महीने आपको मेहनत करनी पड़ेगी 60-70 टॉपिक को इकट्ठा करने में। फिर मुझे आज मैंने एक बनाया कि भाई जो है बायोडायवर्सिटी संरक्षण के ऊपर मैंने आज एक टॉपिक बनाया, बायोडायवर्सिटी जो है कंजर्वेशन के ऊपर। अब मुझे अगली बार कुछ आया कि भाई इसमें हम हाथियों को, पेड़ों को, पौधों को, मैं गया और 2 पॉइंट मैंने जोड़ दिए, मेरा काम 2 मिनट के अंदर हो गया, क्योंकि मेरा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार है। तो 3-4 महीने बाद क्या होगा कि आप बहुत स्मूथली 2-2 मिनट में अपनी खबरें तैयार करके रखोगे, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और आप यहां पर अपना जो है नोट्स तैयार कर पाओगे। मजा आया इसमें अगर मेरे साथ किया? मजा आया कि आपको जो है खुद करके देखा, स्टेप्स आपको वही फॉलो करने जो मैंने आपको बताया, थीम, कीवर्ड, रीजन, प्रोसेस, सिग्निफिकेंस, इवैल्यूएशन, ठीक है, ये बहुत जरूरी प्रोसेस है, इसको आपको जो है वो फॉलो करना है। यानी मुख्य टॉपिक, कुंजी, कारण, प्रक्रिया, महत्व, मूल्यांकन, इस तरह से करते हुए अपने नोट्स को आप बहुत स्ट्रक्चर करते हो। मजा तब आएगा जब आप आंसर लिखने बैठोगे या क्वेश्चन करोगे, आपको लगेगा कि मैंने अपने नोट्स को स्ट्रक्चर कर रखा है। उसमें पूछेगा जलवायु परिवर्तन या चक्रवातों के निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण सिग्निफिकेंट हैं, तो कौन कौन से कारणों को आप महत्व देंगे। अब 4 ऑप्शन दे दिया और उसमें आपको पता, उसमें बोला कि जो बंगाल की खाड़ी का औसत तापमान है समुद्र का वो बढ़ रहा है, ठीक है, आपने बना रखा है। आपने बताया कि इसका दूसरा ऑप्शन है कि इसमें गरीब देशों पर बहुत ज्यादा असर हो रहा है, आपने पहले बना रखा है उसका। आपने तीसरा कारण देखा कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बहुत प्रभावशाली कारण पैदा कर रही है, आपने पहले बना रखा है। तो आपको पता है क्योंकि आपने नोट्स को अपने यूपीएससी के हिसाब से मॉडिफाइड कर दिया। ये तो अखबार है तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें से वो जो चुनिंदा लोग हैं जो लबासना जाएंगे वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे, वो इस पूरे खबर को तोड़कर अलग कर देंगे, उनके पास सब कुछ रहेगा, वो डाटा अवॉइड करके रीजंस को आइडेंटिफाई करेंगे। कल जब ये क्वेश्चन आएगा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक, जो किसका प्रकाशन है, कई लोग अरे भैया ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, लेकिन जिसने इसको ढंग से पढ़ा उसको पता है कि मुझे इसमें क्या करना है, तुरंत वो आंसर लगा के आएगा, यूपीएससी उसका है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आप जो है वो जस्टिफाई कर पाए होंगे कि मुझे एक्चुअली नोट्स कैसे बनाना है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 2-3 महीने आप, मैंने कहा ना 60-70 टॉपिक हैं टोटल यूपीएससी में, वो 60-70 टॉपिक पे एक बार आपकी कमांड हो गई तो फिर आप क्या करोगे, बार बार। अब हाथी संरक्षण योजना है, कल गिद्ध संरक्षण योजना है, आपने गए 2 पॉइंट उसमें एड ऑन किया, आपका काम हो गया, कोई बहुत ज्यादा नहीं करना, आपके नोट्स धीरे धीरे एकदम श्रिंक होते चले जाएंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिरी आते आते आपको लगेगा मेरे पास तो एक छोटी सी पतली सी कॉपी है, और मैं आपको टॉपर्स की कॉपी दिखा दूं, छोटी पतली सी कॉपी बचती है, कुछ बचता ही नहीं है, वो पूरा सिकोड़ देते हैं उसके अंदर। तो ये चीज अगर आप कर लो जाओगे तो आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, कल से मैं एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू कर रहा हूं एनसीईआरटी आंदोलन की। एनसीईआरटी आंदोलन में आप सभी जुड़िए। मैंने आपको पहले बताया कि एलडब्ल्यूएमआई बेस पूरी क्लास चलेगी, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन बेस, और एनसीईआरटी की समस्या मैं आपकी खत्म कर दूंगा। तो ये जो बैच है 4000 रुपए में, ये मैं कल से शुरू कर रहा हूं। कल की क्लास सभी के लिए निःशुल्क है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, एनी टाइम लर्निंग ऐप, उस पर आप जाएं और एनसीईआरटी की क्लास कल आप मेरे साथ, मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, ज्योग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है या एनसीईआरटीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, प्रीवियस ईयर कहां से क्वेश्चन आए, सारी चीजों को मैं वहां जस्टिफाई करूंगा। आप मेरे साथ उसके साथ जुड़े रहेंगे, और जिनको भी मेरे साथ आगे कंटिन्यू करना है वो कर सकते हैं। और ऑप्शनल जो लोग सोच रहे हैं पीएसआईआर के लिए, वो भी हमारा शुरू होने जा रहा है पीएसआईआर ऑप्शनल। जुड़े रहिए, टीम से संपर्क करिए। और इंग्लिश ग्रामर जो है वो रवि बजाज सर लेकर आ रहे हैं, तो इंग्लिश की जो समस्या है, नहीं पढ़ पाते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, वो सारी प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो जाएगी।
तो कल से एनसीईआरटी आंदोलन में हम पूरी ताकत झोंकते हैं, पूरी ताकत से लगते हैं। और जिन लोगों ने अभी मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, इस फीस में आपकी एलडब्ल्यूएमआई नोट्स, आपके पूरे जो है वो चारों एनसीईआरटीज आपकी कवरेज होंगी, पूरी की पूरी चारों एनसीईआरटीज। हिंदी इंग्लिश दोनों का बैच है, ये बाइलिंगुअल बैच मेरे साथ चलेगा। पीडीएफ नोट्स प्लस आंसर राइटिंग प्लस टेस्ट, ये तो मतलब एक तरह से एनसीईआरटी दोबारा कभी उसको उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 2 महीने के अंदर ही आपका ये सारा का सारा पूरा हो जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी और आपकी क्या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज आपको मिला, मुझे जरूर फीडबैक देकर बताएं और प्रैक्टिस करें। आज आप एक टुकड़ा उठा लें, कोई भी एक टुकड़ा ऐसे जो है न्यूज़पेपर का उठा लो, पूरा न्यूज़पेपर नहीं उठाओ, ऐसे कोई टुकड़ा उठा लो सिंपल सा छोटा सा, और इसके नोट्स बनाने की शुरुआत करो। वही प्रक्रिया, कारण, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक और उसका कीवर्ड। एक बार टॉपिक और कीवर्ड पकड़ में आ गया तो ऑब्वियस सी बात है आप बहुत आसानी से आगे कर जाओगे। और दूसरा, जो भी बच्चे मेरे साथ ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं जो मैंने आपको न्यूज़पेपर का बताया, दिस वन राइट, तो आप उसके साथ आप मुझे टेलीग्राम के साथ मेरे लिंक जुड़ जाएं, मैं आपको वहां पर पीडीएफ दे दूंगा कौन कौन से टॉपिक अखबार में पढ़ने होते हैं। राइट, जुड़े रहिए दोस्तों। और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, और वहां से हम लोग अपनी जो है वो एक नई शुरुआत करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। एनसीईआरटी आंदोलन का हिस्सा बनिए आप सभी, और एनसीईआरटी का जो भय है वो आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और एक चीज मैं आपसे बार बार कहूंगा, बार बार बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर ये कैसे करना है। मैं बार बार कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, उसमें आपको जो नोटिफिकेशन आएगा उसकी वजह से अभी मैं बहुत से नए टॉपिक्स लेकर आ रहा हूं। 15 तो मैं आपके एट्रीब्यूट्स का एक जो है वो सिग्निफिकेंस शुरू कर रहा हूं। वो 15 गुण जो टॉपर्स के अंदर होते ही होते हैं, वो उसकी पूरी सीरीज एक श्रृंखला में लेकर आ रहा हूं। उसमें हर चीज का आपको समाधान दूंगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिलेंगे तो फिर आपका कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। लेकिन प्रैक्टिस करिए, मुझे भेजिए और मुझे बताइए कि इसमें और क्या क्या चीजें आपको इंप्रूवमेंट चाहिए। राइट, मैं जानता हूं अगर आपने मेरी आज की क्लास को 3 महीने खाली प्रैक्टिस कर लिया, ओनली 3 मंथ्स, आपके नोट्स मेकिंग जो आपका अखबार है वो आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। और आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके होगे, आपको फिर किसी के नोट्स वोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके नोट्स ही आपका कॉन्फिडेंस का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेंगे। और याद रखिएगा, फिर से रिवाइज करो, जिसको जो न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता यूपीएससी में, उसके लिए कोई जगह नहीं है। बहुत मुश्किल है, कोई बहुत बड़ी किस्मत हो या कोई बहुत गोल्डन स्पून के साथ हो तभी वो जा सकता है, अदरवाइज ना वो ऐसे में मार्क्स निकाल पाएगा, ना वो आंसर राइटिंग कर पाएगा। उसके लिए यूपीएससी का सफर बहुत मुश्किल रहेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। अगली क्लास में जल्दी मैं पहुंचता हूं आपकी अन्य प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एनसीईआरटी आंदोलन में हिस्सा बने रहे, जो दिए गए नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। पीएसआईआर बैच एक अधिकारी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। और कल की निःशुल्क प्राप्त जो एनसीईआरटी का डेमो क्लास है उसके लिए जो एनी टाइम लर्निंग ऐप डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करिए, क्लास आपको नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। राइट, तो टेलीग्राम में मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, उसके साथ जुड़े रहें।